नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। अर्थम में आपका स्वागत है। नए साल की 2026 की अनंत मंगल कामनाएं। ये वर्ष पूरी दुनिया के वित्तीय बाजारों में एक बहुत बड़े बदलाव के साथ शुरू हो रहा है। एक बड़ा ऐतिहासिक बदलाव जो शायद आपको सुर्खियों में न दिखाई दे। और इस बार के अर्थम में हम साल के पहले अर्थम में हम आपको उसी बदलाव के बीच ले चलेंगे। थोड़ा पीछे चलते हैं। 1931 की गर्मियों का वक्त था। लंदन के वित्तीय बाजारों में घबराहट फैल गई। विदेशी निवेशक स्टर्लिंग मुद्रा को सोने में बदलने के लिए भागे, क्योंकि ब्रिटेन कुछ ही महीनों में गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ने वाला था। ब्रिटेन की मुद्रा 100 साल तक दुनिया की अर्थव्यवस्था का आधार थी, जिसे ब्रिटेन ने अपने साम्राज्य और नौसेना की ताकत पर बनाया था। यह शक्ति हफ्तों में खत्म हो गई। 1945 तक ग्लोबल फॉरेक्स रिजर्व में स्टर्लिंग का हिस्सा ना के बराबर रह गया, जो कभी 81% से ज़्यादा था। बीते 100 साल में जो करेंसी पूरी दुनिया का में पुराना अमेरिकी डॉलर थी, यानी फिएट करेंसी थी, वो एक दशक में गायब हो गई और अमेरिकी डॉलर ने उसकी जगह ले ली। अमेरिकी डॉलर के पीछे उद्योगों की ताकत थी और दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो नया गोल्ड स्टैंडर्ड बना था उस पर आधारित थी। दुनिया में पैसों की व्यवस्था में, वित्तीय निवेश की व्यवस्था में बड़े बदलाव हुए हैं। 1971 में निक्सन ने डॉलर को सोने से अलग कर दिया और ब्रेटन वुड्स सिस्टम के बाद बना हुआ गोल्ड स्टैंडर्ड टूट गया और इसके साथ ब्रेटन वुड्स का सिस्टम भी खत्म हो गया। अब लगभग दुनिया 1931 और 1971 वाले दौर से मुखातिब है और यही आज के अर्थम का विषय है। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड अब दुनिया का सबसे सुरक्षित आश्रय नहीं रहे हैं। ये बॉन्ड्स सालों से संकट में निवेशकों का सहारा थे। ये जोखिम रहित रिटर्न देते थे, बैंकों के रिजर्व का आधार थे, लेकिन अब ये कमज़ोर हो रहे हैं और इन बॉन्ड्स के साथ अमेरिका की ताकत भी कमज़ोर दिख रही है। पहली बार दुनिया की तीनों बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने अमेरिका से AAA की सबसे मजबूत चमकदार रेटिंग छीन ली। अमेरिका का कर्ज जीडीपी के अनुपात में 124% से ऊपर निकल गया है। हर साल ब्याज पर अमेरिका $1 ट्रिलियन से ज़्यादा खर्च करता है। इसलिए ग्लोबल रिजर्व्स में डॉलर का हिस्सा 57% से नीचे आ गया है, क्योंकि डॉलर में लगातार कमजोरी है। जब इतना सब हो गया तो अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड भी अब दुनिया का सेफ हेवन नहीं रह गए, सुरक्षित निवेश नहीं रह गए। ग्लोबल फाइनेंशियल सेफ हेवन के पैमानों में बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि इसके साथ अमेरिका को मिली एक खास सुविधा खत्म हो रही है, जो उसे बड़े घाटे का आनंद लेने का मौका देती थी। बीते दशकों में अमेरिकी कहते थे कि दुनिया उनके लिए बचा रही है, इसलिए वे सिर्फ खर्च करते हैं, लेकिन अब अमेरिकी ट्रेजरी के दिन लदने लगे हैं और इसके 3 कारण हैं। अमेरिकी डॉलर को प्रतिबंध का आधार बनाया गया, कई देशों पर प्रतिबंध लगे, रिजर्व जब्त हुए और इसके बाद डॉलर को लेकर डर बढ़ा। दूसरा, अमेरिका की रेटिंग में गिरावट आई, ऊंचा कर्ज था जिससे साख गिरा। और तीसरा, खरीदार बदल गए। अब सरकारों से ज़्यादा निजी निवेशक बॉन्ड बाजार में हैं, जो सॉवरिन गारंटी से कहीं अधिक कीमत और रिटर्न पर ध्यान देते हैं। वित्तीय बाजारों की धुरी में यह बदलाव बड़ा गहन और दूरगामी होने वाला है और इस साल की शुरुआत इसी बदलाव की रोशनी में हो रही है। आज इसकी परतें खोलते हैं, क्योंकि इसके असर आपके हमारे निवेश तक आने वाले हैं। पहला सवाल, अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स कैसे बन गए दुनिया का सबसे सुरक्षित निवेश? इतनी ताकत कहाँ से आई कि विदेशी मुद्रा भंडारों का एक बड़ा हिस्सा केवल एक इंस्ट्रूमेंट में जमा होने लगा? अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स का दुनिया का सबसे सुरक्षित निवेश बनना या सेफ हेवन बनना कोई संयोग नहीं था। यह अमेरिका की आर्थिक ताकत और दुनिया की राजनीतिक जरूरत भी थी और इसके पीछे अच्छी योजनाएं भी थीं। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर पर यूरोप की जीत अमेरिका की मदद से आई। दुनिया ने अमेरिका की फैक्ट्रियों और सेना की ताकत स्वीकार कर ली और यहाँ से वित्तीय दुनिया में अमेरिका का सूरज चढ़ना शुरू हुआ। अमेरिकी डॉलर ने सोने और ब्रिटिश पाउंड की जगह ले ली और युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण में डॉलर बुनियादी करेंसी बन गया। ब्रेटन वुड्स समझौते के बाद नया गोल्ड स्टैंडर्ड आया, जिसमें $35 प्रति औंस सोने की दर तय की गई। इसके बाद दुनिया की बाकी मुद्राएं डॉलर से जुड़ने लगीं। युद्ध के बाद दुनिया का सबसे आधा सोना अमेरिका के पास था और उसकी अकेली अर्थव्यवस्था ऐसी थी जो बिना संकट के चल रही थी। इसलिए डॉलर सोने जितना कीमती बन गया, बल्कि कई मायनों में सोने से बेहतर था, क्योंकि इस पर आधारित बॉन्ड ब्याज देते थे। सोने को रखने पर कोई ब्याज नहीं मिलता था और डॉलर की मदद से व्यापार आसान होता था। इस व्यवस्था ने अमेरिका को खास फायदा दिया। 1960 में फ्रांस के वित्त मंत्री का एक बयान मुझे याद आता है। उन्होंने कहा था कि अमेरिका अपना घाटा दुनिया की मुख्य मुद्रा छापकर भर सकता है, यानी वो डॉलर छापकर दुनिया को दे सकता है। वो कम ब्याज पर उधार लेता था और अपनी महंगाई दूसरे देशों को भेज देता था। नतीजा ये हुआ कि 1970 तक ग्लोबल फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर का हिस्सा 85% हो गया और अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड इन्वेस्टमेंट की बुनियाद बन गए।
15 अगस्त 1971 को राष्ट्रपति निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म किया, लेकिन उसके बाद डॉलर की ताकत खत्म नहीं हुई। 1974 में अमेरिका ने सऊदी अरब से समझौता किया। इससे पेट्रो डॉलर सिस्टम बना, यानी दुनिया का सबसे ज़रूरी सामान कच्चा तेल डॉलर में बिकने लगा। इस समझौते की शर्त थी कि सऊदी जो भी तेल से कमाई करेगा उसे अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में निवेश किया जाएगा। इससे डॉलर और ट्रेजरी की मांग हमेशा बनी रही, भले ही अमेरिका का व्यापार घाटा बढ़ता रहा। आईएमएफ के कोफर डेटाबेस से पता चलता है कि 1980 से 1990 में दुनिया के देशों ने अमेरिकी ट्रेजरी खरीदनी शुरू की थी और 2014 में ये उनके विदेशी मुद्रा भंडारों का लगभग 50% हो गई। चीन ने 2013 तक 1.31 ट्रिलियन डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड जमा किए। जापान ने अमेरिकी बॉन्ड्स में 1.2 ट्रिलियन डॉलर की होल्डिंग बनाई। ट्रेजरी मार्केट की गहराई 27 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गई। दुनिया के सेंट्रल बैंक अमेरिका के AAA रेटेड बॉन्ड्स को सुरक्षा की गारंटी मानने लगे और अमेरिकी बॉन्ड्स 100 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा के ग्लोबल बॉन्ड मार्केट का आधार बन गए। ये चार्ट देखिए। हाल की गिरावट से पहले आधुनिक निवेश में अमेरिकी ट्रेजरी सभी एसेट्स का आधार थे। ये कोलेट्रल थे, जमानत थे, क्योंकि ट्रेजरी रेपो मार्केट में अमेरिकी बॉन्ड्स को कोलेट्रल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जहां बैंक आपस में एक दूसरे से छोटी अवधि का उधार लेते हैं। 2024 में ग्लोबल रिजर्व में इनका हिस्सा 58% था। 2008 और 2020 के संकट में दुनिया के बाजारों का पैसा इन्हीं ट्रेजरी में जमा हुआ। अब सवाल होगा कि अमेरिका की चट्टानी साखें कब से टूटना शुरू हुई और क्यों? ट्रेजरी बॉन्ड की मजबूत इमारत में दरारें युद्ध से नहीं पड़ी, शांति के समय आई और राजनीतिक समस्याओं से आई। 5 अगस्त 2011 वो दिन था जहां से ये पीवट यहाँ बदलाव शुरू होता है। 5 अगस्त 2011 का दिन इस पूरे बदलाव की शुरुआत माना जा सकता है। इस दिन स्टैंडर्ड पुअर ने अमेरिका की रेटिंग डाउनग्रेड की। उस वक्त तक अमेरिका की रेटिंग AAA थी, जो दुनिया में सबसे अच्छी थी। S&P ने इसे घटाकर AA+ कर दिया। वजह यह थी कि अमेरिका में कर्ज बढ़ रहा था और राजनीतिक झगड़े इस सीमा तक थे कि हर साल सरकार डिफ़ॉल्ट के कगार पर आ जाती थी, शटडाउन हो जाते थे, सरकार के पास खर्च करने का पैसा नहीं होता था। वित्तीय बाजारों ने शुरुआत में इस डाउनग्रेड को मजाक समझा और ये कहा कि ये डाउनग्रेड अमेरिका के बॉन्ड्स को कहीं से प्रभावित नहीं करता, क्योंकि दुनिया के पास निवेश के लिए कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद ट्रेजरी यील्ड गिरी, क्योंकि अमेरिकी बॉन्ड्स में यूरोप का निवेश बढ़ भी गया था। लेकिन वित्तीय दुनिया में प्रतीक बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। S&P का एक कदम एक मानसिक दीवार तोड़ गया। अमेरिका अब सभी बड़ी रेटिंग एजेंसियों की नज़र में पूरी तरह भरोसेमंद नहीं रहा। 12 साल बाद अगस्त 2023 में फिच रेटिंग्स ने भी अमेरिका की AAA रेटिंग खत्म कर दी और AA+ पर ला दिया। वजह ये बताई कि अगले 3 सालों में राजकोषीय समस्याएं बढ़ेंगी। कर्ज की सीमा बढ़ाने के झगड़े, जो अमेरिकी राजनीति का पिछले एक दशक से हिस्सा बन गए हैं, उस वजह से अमेरिका की साख खतरे में है। और अमेरिका की साख को अंतिम झटका आया 16 मई 2025 को, जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंच चुके थे। मूडीज़ ने रेटिंग्स घटा दी। तो ये दुनिया की तीनों एजेंसियों में आखिरी एजेंसी थी जिसने अमेरिका की चट्टानी, दुनिया भर में चमकने वाली AAA रेटिंग छीनकर AA1 कर दी। मूडीज़ ने साफ कहा कि अमेरिका की सरकारें और कांग्रेस बड़े घाटे और बढ़ते ब्याज रोकने के उपायों पर सहमत नहीं हो पाती। झगड़े खत्म ही नहीं होते। अमेरिका का कर्ज और GDP अनुपात, जो 2024 में 98% है, वो 2035 के बाद 120% से ऊपर निकल जाएगा। यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कर्ज का यह नया रिकॉर्ड होगा। तो जब अमेरिका के इतिहास में पहली बार तीनों बड़ी एजेंसियों ने टॉप रेटिंग छीन ली, तो ये केवल तकनीकी बदलाव नहीं था, बल्कि अमेरिका के राजकोषीय अनुशासन और राजनीतिक शासन पर टिप्पणी थी। इसके बाद डाउनग्रेड के पीछे जो आंकड़े आए वो डराने वाले थे। 2025 में अमेरिका की फेडरल सरकार ने ब्याज पर करीब करीब $1 ट्रिलियन खर्च किए, जो अमेरिका के GDP का 3.1% है और पूरे रेवेन्यू का 19%। 2035 तक ये भुगतान, यानी जो कर्ज ले रखा है अमेरिका ने, उस पर ब्याज का भुगतान $1.8 ट्रिलियन सालाना हो जाएगा। ये अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी से ज़्यादा बड़ा खर्च होगा। ब्याज अब अमेरिका में डिफेंस और मेडिकेयर से अलग अलग ज़्यादा बड़ा खर्च हो चुका है। यानी ये बात स्पष्ट है कि अमेरिका ये कर्ज नहीं चुका सकता। तो फिर अगर ऐसी बात है तो इसके बॉन्ड क्यों खरीदे जाएं? यही बात इस रेटिंग डाउनग्रेड के जरिए पूरी दुनिया को पता चली और इसके बाद US बॉन्ड पर भरोसे में कमी का दौर शुरू हुआ, जो हमें बाजार में बॉन्ड की कीमतों में दिखाई देने लगा।
टर्म प्रीमियम बढ़ने लगे, यानी लंबी अवधि के बॉन्ड पर ट्रेजरी यील्ड 2022 से बढ़ने लगी, जो दशकों से गिर रही थी। यानी दुनिया के कर्ज देने वाले देश या बॉन्ड के ग्राहक अमेरिका को लंबी अवधि का कर्ज देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उसके वापस मिलने की गारंटी नहीं थी। अमेरिकी बॉन्ड पहले सोने जैसे सेफ हेवन से जुड़े थे, और अमेरिका के स्टॉक मार्केट का जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स था, उसकी रोशनी में, विक्स की रोशनी में इन्हें खरीदा जाता था। जब भी संकट आता था तो सोना और अमेरिकी बॉन्ड की कीमत बढ़ती थी, और यही दोनों मुख्य एसेट थे। लेकिन बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS ने एक विश्लेषण दिया, जिसने ये बताया, ताज़ा विश्लेषण है, जिसने बताया कि अप्रैल 2025 में अमेरिका में टैरिफ के ऐलान के बाद अब ट्रेजरी और विक्स यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स का संबंध शून्य हो गया है। निवेशक अब ट्रेजरी को यूनिवर्सल सिक्योरिटी या सेफ हेवन नहीं मानते। हम समझ रहे हैं कि आपके दिमाग में सवाल होगा, फिर सोना कैसे आ गया अमेरिकी बॉन्ड की जगह? क्योंकि दुनिया भर के बैंक सोना खरीद रहे हैं, और यही सबसे बड़ा दिलचस्प बदलाव है। दरअसल जब अमेरिका के नेता कर्ज की सीमा पर बहस कर रहे थे और रेटिंग एजेंसियां अमेरिका की रेटिंग या मूल्यांकन बदल रही थीं, उस वक्त दुनिया के सेंट्रल बैंक चुपचाप अपने रिजर्व में बड़ा बदलाव कर रहे थे। वे सोना खरीद रहे थे, और इतनी तेज़ी से सोने की खरीद थी, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रेटन वुड्स के गठन और उसके टूटने के बाद पहली बार देखी गई। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने बताया कि 2024 में सेंट्रल बैंक्स ने करीब 1089 टन सोना जोड़ा। लगातार तीसरा साल था जब दुनिया के केंद्रीय बैंकों ने सोने की 1000 टन से ज़्यादा खरीद की। 2010 और 2021 की जो औसत खरीद होती थी सालाना, वो 473 टन थी। 2010 की 15 साल की खरीद का जो स्तर है, उससे भी ज़्यादा बड़ी खरीद ये थी। और 1990-2000 में तो सेंट्रल बैंक सोना बेच रहे थे, जबकि सोने को पुरानी चीज़ माना जाता था। इस चार्ट को देखिए, इससे आपको डॉलर की कमज़ोरी, अमेरिकी बॉन्ड्स की साख में गिरावट और सोने की सरकारी की केंद्रीय बैंकों से खरीद के आंकड़ों को समझने में मदद मिलेगी। ये सोने के सेंट्रल बैंक खरीद का साल दर साल 2010 से लेकर 2025 तक का आंकड़ा है। 2022 में रिकॉर्ड 1080 टन, 2023 में 1051 टन, 2024 में 1089 टन, 2025 में अक्टूबर तक करीब 254 टन साल का सबसे मजबूत महीना था, जबकि सोने की कीमत $4500 को पार हो गई। 2024 के बाद सोने की कीमतों ने नई ऊंचाई बनाई और सेंट्रल बैंक्स की खरीद में थोड़ी कमी आई, लेकिन खरीद अभी भी जारी है। मतलब रणनीतिक खरीद है, कीमत से सेंट्रल बैंक प्रभावित नहीं है। 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 73 टन सोना खरीदा, जो कि 2023 में 16 टन से की तुलना में 4 गुना ज़्यादा है। अप्रैल और सितंबर में अगर जोड़ दिया जाए तो भारत के पास करीब 880 टन का सोने का स्टॉक है। 2025 में पोलैंड ने सबसे बड़ा 83 टन सोना खरीदा, कजाकिस्तान ने 41 टन, चीन का पीपल्स बैंक 18 महीने से लगातार सोना खरीद रहा है। और ये कहा जा रहा है कि चीन की जितनी खरीद दिखती है वो वास्तविक खरीद जितनी दिखती है उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि चीन बहुत सारी सोने की खरीद रिपोर्ट नहीं करता। टर्की, पोलैंड, कजाकिस्तान, सिंगापुर बड़े ग्राहक हैं सोने के। ब्राज़ील ने 2021 के बाद 2024 की तीसरी तिमाही में 15 टन सोना जोड़ा और अक्टूबर में 16 टन। तो ये गोल्ड रश, यह जो सोने की होड़, सट्टा नहीं है, स्पेकुलेशन नहीं है, ये पूरी तरह स्ट्रेटजिक और रणनीतिक है। 2024 और 2025 में केंद्रीय बैंकों के बीच सर्वे हुआ था, जिसमें बैंकों ने कहा कि 29% बैंक 2025 और 26 में अपने रिजर्व में सोना बढ़ाएंगे। वजह ये कि डॉलर से दूरी बनाना चाहते हैं, डॉलर में गिरावट है, प्रतिबंधों से बचाव होता है, महंगाई से हेज मिलता है और विदेशी मुद्रा भंडार को डाइवर्सिफाई करने की, इसका विविधीकरण करने का विकल्प मिलता है। 2022 में रूस की घटना के बाद और भी ज़्यादा सतर्कता है बैंकों में। बैंक सोना क्यों खरीद रहे हैं? ये 3 फायदे देता है। एक तो कोई जोखिम नहीं, छापा नहीं, फ्रीज नहीं, डिफ़ॉल्ट नहीं। दूसरा, किसी देश पर निर्भरता नहीं, क्योंकि गोल्ड न्यूट्रल है, फिएट मुद्राएं गिरती हैं तब भी ये सदियों से वैल्यू बनाकर रखता आया है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने 2000 में सोना बेचना बंद कर दिया था। अब यूरो जोन में सोना टिल रिस्क का बफर है, और ये ग्लोबल फॉरेक्स रिजर्व के मैनेजमेंट में, प्रबंधन में बड़ा बदलाव है। अब ग्लोबल रिजर्व में अमेरिकी बॉन्ड 50 साल के निचले स्तर पर हैं और सोना 50 साल की ऊंचाई पर। एक सवाल जो यहाँ उठता है, जो आपके दिमाग में होगा कि सोना तो ठीक है, पता भी है कि पिछले 2 साल से दुनिया के सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं, लेकिन बाकी देशों के सॉवरेन बॉन्ड्स भी तो हैं, उन पर क्या असर पड़ा है अमेरिकी बॉन्ड्स की साख खत्म होने से या उनका सेफ हेवन का दर्जा कमज़ोर होने से?
अमेरिकी ट्रेजरी पर भरोसा कम हो रहा है स्पष्ट है, लेकिन सोने की अपनी भौतिक सीमाएं हैं। सोने को एक सीमा से अधिक नहीं जुटाया जा सकता, आपूर्ति नहीं है, और रोजाना का रिजर्व प्रबंधन सोने के जरिए नहीं हो सकता। तो कौन से ऐसे बॉन्ड हैं जो बाजार में अमेरिकी बॉन्ड का विकल्प बन रहे हैं, और ये बेहद दिलचस्प बात है, इसे ध्यान से समझना जरूरी है। इनमें सबसे पहला है जर्मन बॉन्ड्स, जो यूरोप का नया सेफ हेवन है। अप्रैल 2024 में एक बड़ी घटना हुई। अमेरिकी ट्रेजरी की यील्ड डॉलर की कमजोरी से बढ़ी और उसके दौरान कर्ज बढ़ने की खबरें भी थीं। लेकिन इसी दौरान जर्मन बॉन्ड्स, जिनको बंड्स कहते हैं, बंड्स बॉन्ड कहते हैं, वो तेजी से मजबूत हुए। 10 वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी और जर्मन बंड्स बॉन्ड के बीच यील्ड का अंतर एक हफ्ते में 30 बेसिस पॉइंट बढ़कर लगभग 127 बेसिस पॉइंट हो गया। सालों में पहली बार ऐसा हुआ जब बंड्स बॉन्ड, या बंड्स बॉन्ड जिनको कहते हैं, वो सेफ हेवन बन गए और अमेरिका की ट्रेजरी का दर्जा खत्म हो गया। जर्मनी के बॉन्ड्स में निवेश के फायदे बड़े हैं। सभी बड़ी एजेंसियों ने AAA रेटिंग दे रखी है, मजबूत संस्थाएं हैं, डाइवर्सिफाइड अर्थव्यवस्था है, पॉलिसी कंट्रोल्ड है, कर्ज GDP अनुपात 64% से कम है, अमेरिका, जापान या यूरोप के बाकी पड़ोसियों से बेहतर है, और यूरोजोन के निवेशकों के लिए कोई करेंसी जोखिम नहीं है क्योंकि बॉन्ड यूरो में है। मगर इस बॉन्ड मार्केट की एक कमी है, इसमें बॉन्ड की सप्लाई बेहद सीमित थी। अब जर्मनी की सरकार 2026 में रक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च के लिए नए बॉन्ड जारी करेगी, तो बाजार में सप्लाई भी बढ़ेगी और गहराई भी आएगी। यकीनन बंड्स बॉन्ड या बंड्स बॉन्ड बड़े हैं, अमेरिका है, लेकिन अमेरिका की ट्रेजरी जितने बड़े नहीं हैं, पर दुनिया के विदेशी मुद्रा भंडारों के विविधीकरण के लिए, अपनी जोखिम कम करने के लिए पर्याप्त हैं। इसके बाद हम आते हैं दूसरे बॉन्ड परिवार पर, जो है जापान का बॉन्ड, जहां अब ऊंची यील्ड से विदेशी निवेश आ रहा है। बैंक ऑफ जापान ने मार्च 2024 में यील्ड कर्व कंट्रोल छोड़ा था और ब्याज दरों को कम रखने को शून्य के आसपास रखने की जो नीति थी, उससे अपने आप को अलग किया था। अगस्त 2024 में बैंक ऑफ जापान ने क्वांटिटेटिव टाइटनिंग शुरू की, यानी पूंजी का प्रवाह सीमित किया, और उसके बाद दिसंबर में हाल में ब्याज दर में बढ़ोतरी कर दी। इस ब्याज दर में बढ़त से पहले तक जापानी सरकार के बॉन्ड्स को, जापान गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को विदेशी निवेशक नहीं खरीदते थे क्योंकि वह रिटर्न जीरो था। लेकिन अब दिसंबर में ब्याज दर बढ़ने के बाद विदेशियों ने करीब 1.41 ट्रिलियन येन, यानी लगभग 9.1 बिलियन डॉलर के जापानी गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदे हैं, जो बीते 8 महीनों में इन बॉन्ड्स में सबसे बड़ा इन्फ्लो या निवेश है। दिसंबर 2025 में जापानी बॉन्ड्स की शॉर्ट टर्म यील्ड 2008 के बाद सबसे ऊंची हो गई। 10 वर्षीय की बॉन्ड यील्ड कई दशकों की ऊंचाई पर है, और इसलिए जापानी गवर्नमेंट के बॉन्ड, जिनको JGB कहा जाता है, इसमें विदेशी निवेशकों का हिस्सा 2009 में 12% था, वो अब 2025 में 65% पहुंच गया है। हालांकि यहाँ एक खतरा है, इसलिए इस बढ़त को एक चुटकी नमक के साथ समझिए। जापान का कर GDP अनुपात 237% है, काफ़ी ऊंचा है। इसलिए जापानी बॉन्ड हमेशा अस्थिर रहेंगे, लेकिन यील्ड तो आकर्षक हो ही गई है, और भारत जैसे तमाम दुनिया के देश जो अपने विदेशी मुद्रा भंडारों को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, वो इन बॉन्ड्स में निवेश करने के लिए आगे आ रहे हैं। तीसरा आते हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट के बॉन्ड, वो विकल्प बन रहे हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऐसा बाजार मान रहा है कि सबसे बड़ा अवसर होने वाले हैं। ये दुनिया का दूसरा बड़ा बॉन्ड बाजार है। 10 वर्षीय यील्ड करीब 1.83% है, जो अमेरिका से ज़्यादा है, और 2019 से 2021 के बीच इन बॉन्ड्स को ग्लोबल इंडेक्स में क्रमशः शामिल किया गया है। ब्लूमबर्ग के ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में इनका 5 से 6% वेटेज है। 2025-26 में यहाँ 200 से 400 बिलियन डॉलर के इन्फ्लो की उम्मीद है। पर यहाँ चीन में एक दिक्कत है। चीन में कैपिटल कंट्रोल है, युआन पर नियंत्रण है, पारदर्शिता के सवाल हैं। लेकिन अब चीन शायद इस विदेशी निवेश के लिए अपनी नीति बदल रहा है, युआन को मजबूत कर रहा है, और इसलिए 2025 में CGB, चाइनीज़ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ऑफशोर निवेश बढ़ा है। ग्लोबल निवेशक अब धीरे धीरे चीन के बॉन्ड बाजार में अपनी सक्रियता बढ़ाएंगे। एक और बाजार जहां विदेशी निवेशक आ रहे हैं, वो भारत का GSEC बाजार है। भारत सरकार ने अपने ट्रेजरी बिल को GSEC, जिनको GSEC कहा जाता है, उसे JP मॉर्गन और ब्लूमबर्ग और FTSE के इंडेक्स में शामिल कराया था। पिछले साल से प्रक्रिया शुरू हुई है। RBI ने विदेशी निवेशकों को फुली एक्सेसिबल रूट से विदेशी निवेश में, बॉन्ड बाजार में विदेशी निवेश करने की छूट दी थी, और इसमें जो पाबंदियाँ थीं वो हटाई गई थी। भारत में GSEC की यील्ड करीब 6.6% है। महंगाई में 4 से 6% का अच्छा रिटर्न है। इस साल 20 से 25 बिलियन डॉलर के इन्फ्लो की उम्मीद है, लेकिन यहाँ भी एक खतरा है। रुपए की अस्थिरता एक बड़ा जोखिम है, और जिस वजह से बॉन्ड निवेशक थोड़ा डरते हैं निवेश करने से, लेकिन भारत एक विकल्प बन रहा है। तो ये 4-5 बॉन्ड्स हैं जहाँ पर निवेश जा रहा है। असली बात समझना ये ज़रूरी है कि अमेरिकी ट्रेजरी से निकलता पैसा गायब नहीं हुआ है, वो नया घर तलाश रहा है।
BIS की रिपोर्ट बताती है कि 2025 की दूसरी तिमाही में यूरो एरिया बॉन्ड फंड में इन्फ्लो अमेरिका से ज़्यादा हुआ। तो पहली वरीयता पर जर्मन बॉन्ड्स हैं, जहां पर लगभग 2.87% की मौजूदा यील्ड है, जो सबसे सुरक्षित है। अमेरिकी ट्रेजरी के सबसे सुरक्षित हेवन इस दर्जे की या सेफ हेवन की कमी से बॉन्ड बाजार अब दूसरी तरफ घूम रहा है, और ये वैश्विक प्रणाली में जोखिम का बिल्कुल एक नया मूल्यांकन है। इसका असर हमें दुनिया के देशों के विदेशी मुद्रा भंडारों की बदली हुई संरचना में दिखता है। इस टेबल को देखिए। इस टेबल में आपको दिखाई देगा कि विश्व के फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर का हिस्सा जो 2025 की दूसरी तिमाही में 56.92% पर आ गया, वही हिस्सा 2000 में 70% पर था। तो पैसा कहाँ जा रहा है? IMF कोफर के डेटा ने बताया कि विदेशी मुद्रा भंडारों में यूरो अब करीब करीब 30% के आसपास पहुंच चुका है। चाइनीज़ युआन का हिस्सा 12 से 13% है, जापानी येन का हिस्सा करीब करीब 7.59% है, और ब्रिटिश पाउंड 7.44% है। यह सब सारी करेंसी गोल्ड से अलग हैं। गोल्ड इससे अलग जमा हो रहा है, और इस वजह से फॉरेक्स रिजर्व की संरचना बहुआयामी हो रही है। सेंट्रल बैंक का अपनी मुख्य मुद्राएं, सोना और द्विपक्षीय व्यापार के लिए क्षेत्रीय मुद्राएं एक साथ जुटा रहे हैं। ये पूरी व्यवस्था किसी भी देश के लिए फॉरेक्स के प्रबंधन को जटिल बनाती है, और निवेशकों के लिए बेहद उलझन भरी परिस्थिति पैदा करती है कि जब विदेशी मुद्रा भंडार में इतनी मुद्राएं और इतनी तरीके की एसेट एक साथ काम करते हों, लेकिन डॉलर की वर्चस्व को और डॉलर की मजबूती को में से इसमें कमी आती है। आपके दिमाग में सवाल होगा सोने की तेजी को, रिकॉर्ड तेजी को देखते हुए, कि क्या दुनिया भर के निवेशकों के लिए विदेशी मुद्रा भंडारों में ट्रिलियन एंड ट्रिलियन डॉलर रखे हुए हैं, क्या उनके लिए सोना अमेरिकी बॉन्ड्स की जगह ले सकता है? क्या इतनी क्षमता है इस पीली धातु में? आइए इसे तटस्थ तौर पर समझते हैं, और इस पूरे इस सवाल को अलग अलग खोल कर देखते हैं, क्योंकि इससे आपका सोने खरीदने का, गोल्ड में निवेश करने का, ETF के जरिए किसी तरीके से निवेश करने का फैसला प्रभावित होगा। तो सोने में तेजी को देखते हुए ये विश्लेषण जरूर समझिए कि क्या सोना अमेरिकी बॉन्ड्स का विकल्प बन सकता है? क्या इसमें क्षमता है? और अगर नहीं बन सकता तो कौन सी बाधाएं हैं? वैल्यू स्टोर और तटस्थता में सोना बेहतर है। इसकी अपनी एक कीमत है जो स्टॉक में रखने से बढ़ती है, और न्यूट्रल है क्योंकि कोई करेंसी नहीं है। लेकिन विदेशी मुद्रा भंडारों के लिए सिर्फ इतनी बात पर्याप्त नहीं है। उन्हें चलाने के लिए और भी इस पैमाने हैं। इफ़िशियंसी चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, यील्ड चाहिए, और दूसरा, विदेशी मुद्रा भंडारों का इस्तेमाल पेमेंट में होता है, सामान खरीदने के लिए, आयात निर्यात में। इस मामले में सोने की बड़ी सीमाएं हैं। लेकिन सबसे पहले अमेरिकी बॉन्ड्स की तुलना में या अमेरिकी ट्रेजरी की तुलना में सोने के पक्ष में कौन से तर्क हैं, इन्हें गिनते हैं। सोना फिएट मुद्राओं से अलग है। सोने को फ्रीज करना, प्रतिबंध करना या छाप कर खत्म नहीं किया जा सकता। 2022 में जब पश्चिमी देशों ने रूस के डॉलर और यूरो रिजर्व फ्रीज कर दिए, तो दुनिया के सेंट्रल बैंक्स, भारत, चीन, मध्य पूर्व और मध्य एशिया के देशों ने सोने की खरीद तेज की, ताकि भविष्य में कुछ ऐसा हो तो उनके पास बचाव बना रहे। सोने में कोई क्रेडिट का जोखिम नहीं है। इसकी वैल्यू किसी एक देश की फिस्कल सिचुएशन पर आधारित नहीं है, राजकोषीय अनुशासन पर आधारित नहीं है, या राजनीतिक स्थिरता पर आधारित नहीं है। अब जबकि अमेरिका की तीनों बड़ी एजेंसियां अमेरिका की AAA रेटिंग छीन चुकी हैं, तो राजकोषीय अनुशासन बॉन्ड्स के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। सेंट्रल बैंक पूरे भरोसे के साथ सोने को रख सकते हैं, क्योंकि दशकों तक, सदियों तक इसकी जो परचेजिंग पावर है वो बनी रहेगी। मौजूदा परिस्थिति में कोई फिएट मुद्रा, युआन, यूरो या ब्रिटिश पाउंड, ऐसा दावा नहीं कर सकता कि वो दशकों तक एक ही स्तर पर अपने रिटर्न को देता रहेगा। पोर्टफोलियो विविधीकरण में सोना शेयरों और जो बॉन्ड से नकारात्मक संबंध रखता है, इसलिए वो संकट में अच्छा हेज है। मार्च 2025 में कोविड संकट के बाद शेयर और ट्रेजरी दोनों बिके, लेकिन सोना स्थिर रहा और मजबूत हुआ। 2025 में सोना $4500 पर आउंस से ऊपर पहुंचा, और तब ट्रेजरी और यील्ड के साथ जो पारंपरिक विपरीत संबंध था वो खत्म हो गया। अब सोने की सीमाएं समझते हैं कि क्या सोना विदेशी मुद्रा भंडारों के लिए स्थायी, सुरक्षित, सेफ हेवन विकल्प है, खासतौर पर जब अमेरिकी बॉन्ड्स में निवेश घट रहा है। सोना व्यवहारिक रूप से एक रिजर्व एसेट नहीं हो सकता। इस संदर्भ में वो कमजोर है। सबसे बड़ी बात है कि सोना कोई यील्ड नहीं देता, सोने में कोई ब्याज नहीं मिलता। $10 बिलियन के अमेरिकी ट्रेजरी पर 4% की सालाना यील्ड से $400 मिलियन का ब्याज मिलता है। इतना सोना अगर आपके पास हो तो कुछ नहीं कमाएगा, उसकी कीमत में बढ़ोतरी तो हो सकती है, जबकि इसकी स्टोरेज और इंश्योरेंस की लागत अलग से है।
तरलता यानी लिक्विडिटी गोल्ड की बड़ी चुनौती है। सोने की बार, बुलियन की खरीद, स्टोर, ट्रांसपोर्ट, बेचने की लागत में जटिलता है। ट्रेजरी ऑनलाइन ट्रेड होती है। वैश्विक सोने का बाजार जरूर बड़ा है, लेकिन ट्रेजरी का बाजार 27 ट्रिलियन डॉलर है। इसकी तुलना में सोने का बाजार बहुत छोटा है। सालाना सोने का उत्पादन 3,500 टन के आसपास है। जबकि ट्रेजरी का के बाजार को अगर देखें तो ये पूरी कीमत जो है वो बाजार का 1% है। 200 से 250 बिलियन डॉलर की कीमत है इस पूरे उत्पादन की। सबसे बड़ी बात है कि दुनिया के केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल रोजाना के रिजर्व प्रबंधन में करते हैं। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक बाजार में रुपए की गिरावट रोकने के लिए डॉलर छोड़ता है, और जब रुपया मजबूत होता है तो डॉलर वापस खरीदता है। सोने के साथ ऐसा कोई हस्तक्षेप बाजार में नहीं हो सकता। ट्रेजरी मिनटों में रेपो से कैश और कोलेक्टर पर बिक जाती है। सोने पर बड़े स्तर से इस तरीके की ट्रेड नहीं की जा सकती। और अंत में सोने की वैल्यू उतार चढ़ाव वाली है। संकट में मुद्रा बचाने पर सोना बेचते हैं तो बड़ा नुकसान होता है। तो आपके दिमाग में सवाल होगा कि अमेरिकी बॉन्ड की साख गिरने के बाद और दुनिया के निवेशकों के नए विकल्प ढूंढने के बाद आगे क्या परिदृश्य उभरेगा और निवेशकों को क्या करना चाहिए। जो परिस्थिति है उसमें ऐसा लगता है कि सोना ट्रेजरी की जगह नहीं लेगा, बल्कि ग्लोबल फॉरेक्स रिजर्व के पोर्टफोलियो बहुआयामी हो जाएंगे और सेंट्रल बैंक्स कुछ इस तरीके का मॉडल इस्तेमाल करेंगे। इस मॉडल को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस मॉडल का असर आपके पोर्टफोलियो पर ज़रूर होना चाहिए। जिस तरीके के पोर्टफोलियो दुनिया के सेंट्रल बैंक बनाएंगे वो कहीं ना कहीं बाजार से बाकी लोगों के पोर्टफोलियो को प्रभावित करेंगे। सोना स्ट्रेटेजिक एंकर होगा, मैक्रो हेज होगा, 20 से 30% हिस्सा रिजर्व में पहुंच जाएगा। मेन करेंसी और बॉन्ड्स वर्किंग लिक्विडिटी के लिए 50 से 60% हिस्सा रखेंगे। उभरते बाजार के बॉन्ड्स या वैकल्पिक एसेट्स करीब करीब 10 से 20% का हिस्सा रखेंगे। यह परिस्थिति आपको सेंट्रल बैंक के कामकाज में दिखने लगी है। जैसे रिजर्व बैंक ने 2023 में 16 टन सोना खरीदा और 2024 में 73 टन बढ़ाई, लेकिन अमेरिकी ट्रेजरी में निवेश बनाए रखा और अन्य मुद्राओं में विविधीकरण किया, यूरो और अन्य मुद्राओं को जुटाया। तो दिसंबर तक सोने का भंडार रिजर्व बैंक के पास 880 टन पहुंच गया। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने डॉलर में होल्डिंग कम की, डॉलर के बॉन्ड अमेरिकी ट्रेजरी बेची और सोने में बढ़ोतरी की। 2025 में 2300 टन से ज़्यादा सोना खरीदा और अपने विदेशी मुद्रा भंडार में यूरो और येन का हिस्सा बढ़ाया है। अमेरिकी ट्रेजरी के सेफ हेवन दरवाजे में गिरावट के प्रभाव बड़े होंगे, जिन्हें समझना जरूरी है। इस वक्त जब आप 2026 की शुरुआत कर रहे हैं तो बाजार का ये बदला रुख नोट कीजिए और तैयारी कीजिए। पहला नंबर 1, इक्विटी बाजार में एक नया वैल्यूएशन आकार लेगा। यहाँ टीना फैक्टर यानी देयर इज नो अल्टरनेटिव का अंत हो रहा है। टीना क्या था? 2010 के बाद से निवेशक इसी फैक्टर पर चलते थे। ट्रेजरी यील्ड एक रास्ता थी, यूरोपीय बॉन्ड नेगेटिव थे, शेयर ही अच्छा रिटर्न देते थे, इससे शेयरों में पैसा आया और वैल्यूएशन बढ़ते रहे। अब ये परिस्थिति उलट रही है। 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड 4 से 4.5% के आसपास पहुंच गई है, जो भारत जैसे कई बाजारों में स्टॉक मार्केट के सालाना रिटर्न के मुकाबिल है, और इसलिए जो रिस्क है, जोखिम है, वो एडजस्ट हो रहा है। गोल्डमैन सैक्स की एक ताज़ी रिपोर्ट आई, बेहद दिलचस्प ऑब्जर्वेशन था कि अगर 100 बेसिस पॉइंट की रियल यील्ड ग्रोथ होती है तो स्टॉक मार्केट का पी 7% गिरता है। यानी कि ज़्यादा यील्ड के पीछे है राजकोषीय चिंता, महंगाई और टर्म प्रीमियम, सामने है शेयर के वैल्यू में गिरावट। तो यील्ड की चेंज की रफ्तार को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि खासतौर से हेज फंड जो बाजार में बड़े निवेशक हैं उनको डीलेवरेज करना पड़ता है। हेज फंड्स के लिए ट्रेजरी कोलेट्रल के तौर पर होते हैं, जिनको वो सामने रखकर बैंकों से पैसा लेते हैं और स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में अमेरिकी बॉन्ड के सेफ हेवन के दर्जे से पीछे हटने के बाद डॉलर का वर्चस्व कम होने से पूरी दुनिया के बाजारों में स्थिरता बढ़ेगी, उतार चढ़ाव बढ़ेगा, जो आपको अभी दिख रहा है। डॉलर वैश्विक अर्थव्यवस्था का नाम मात्र एंकर था। स्थिर डॉलर पर अन्य मुद्राएं पेग होती थी। अब जो सिस्टम आ रहा है उसमें कोई एंकर नहीं होगा। यूरो, युआन, येन, पाउंड, इनकी सबकी अलग अलग नीतियां हैं, इनकी सरकारों के अपने फैसले हैं, इनके अंदर की अपनी समस्याएं हैं। ये सारी करेंसी के उतार चढ़ाव स्टॉक मार्केट को, कैपिटल के फ्लो को और विदेशी मुद्रा भंडारों को प्रभावित होंगे। तो जोखिम भी होगा तो मौके भी होंगे। जोखिम ये होगा कि आपकी दुनिया के निवेशकों को, बैंकों को बड़े पैमाने पर हेज करना पड़ेगा। मौका ये होगा
कि करेंसी आर्बिट्राज बढ़ेंगे। एक तरफ हेजिंग महंगी होगी, सेंट्रल बैंक जैसे बड़े और बहुआयामी बैंकों को अपने रिजर्व को हेज करने की ज़रूरत होगी। पेमेंट सिस्टम्स में स्टेबल कॉइन और डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल बढ़ेगा और वो बढ़ता दिख रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि बहुत तेज़ी से दुनिया के पेमेंट सिस्टम स्टेबल कॉइन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एक स्थिरता मिलती है और डॉलर की पाइपलाइन पर निर्भरता कम की जा सकती है। इसीलिए चीन ने अपने सारी योजनाओं को छोड़कर डिजिटल युआन को लेकर सबसे तेज आगे बढ़ने की तैयारी की है। तो हमने बात शुरू की थी 1930 में ब्रिटिश पाउंड के गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म होने से। 1949 में ब्रिटिश सरकार ने अपने पाउंड का 30% से ज़्यादा डिवेल्यूएशन कर दिया। पाउंड $4.03 से $2.80 पर आ गया। यह दरअसल एक आर्थिक हकीकत का स्वीकार था। ब्रिटेन की सरकार ने यह स्वीकार किया कि दूसरे विश्व युद्ध से तबाह होने के बाद अब ब्रिटेन स्टर्लिंग की ऊंची वैल्यू नहीं रख सकता था। 1967 में पाउंड स्टर्लिंग का एक और अवमूल्यन हुआ और 1970 तक पाउंड का रिजर्व मुद्रा का दर्जा खत्म हो गया। मगर एक छोटा सा फर्क है। अमेरिका, आज का अमेरिका 1949 का ब्रिटेन नहीं है। डॉलर ढह नहीं रहा है, लेकिन अमेरिकी बॉन्ड के लिए ग्लोबल सेफ हेवन या सुरक्षा की तिजोरी वाला दर्जा खत्म हो रहा है। अब अमेरिकी बॉन्ड एक मल्टीपोलर रिजर्व सिस्टम में अपनी जगह बनाएगा, जहां वो सोना, यूरो, येन और इमर्जिंग मार्केट के बॉन्ड से मुकाबला करेगा। और अब असली पॉलिसी खेल बाजार में शुरू होगा। कहाँ कितने राजकोषीय दबाव हैं, किसके कितने घाटे हैं, किस देश पर कितना कर्ज है, कैसी राजनीतिक समस्याएं हैं, भू राजनीतिक घटनाक्रम कैसे हैं, और इन बदलावों से दुनिया के सारे एसेट क्लास में तेज उतार चढ़ाव या वॉलेटिलिटी दिखाई देगी। तो निवेशकों के लिए, आप अगर निवेशक हैं तो आपको पोर्टफोलियो बनाने के लिए नई सोच की ज़रूरत है। अभी तक दुनिया में निवेश का मॉडल 60% स्टॉक और 40% बॉन्ड अमेरिकी ट्रेजरी पर टिका था। ये मॉडल पूरी दुनिया के निवेशक अपनाते थे और घूमकर ये मॉडल धीमे धीमे म्यूचुअल फंड्स की एएमसी में भी आ गया था। अब मजबूत संस्थाएं, स्थानीय अर्थव्यवस्था में मजबूती और मल्टी डायमेंशनल रिजर्व वाले जो देश हैं, वो इस मल्टीपोलर सिस्टम में आगे रहेंगे। तो ये संकट नहीं, बदलाव है। जल्दी पहचानने वाले कमाएंगे। इस नई व्यवस्था की जान होंगी दो वित्तीय गतिविधियां। तो अगर आप निवेशक हैं, कारोबारी हैं, नौकरी तलाश रहे हैं, वित्तीय प्रोफेशनल हैं, तो ध्यान रखें कि इस नई व्यवस्था में इस साल 2026 के बाद दो एक्टिविटीज़ दुनिया में सबसे तेज़ी से आगे आएंगी, जिनमें सबसे ज़्यादा काम होगा। पहला, हेजिंग, क्योंकि अब केवल डॉलर को हेज नहीं करना होगा, अर्थव्यवस्थाओं को अपनी जोखिम बांटने होंगे, ताकि अलग अलग मुद्राएं, अलग अलग करेंसीज, सोना सहित जो उनके विदेशी मुद्रा भंडार में है, उसको हेज कैसे किया जाए। और दूसरा, आर्बिट्राज, यानी जब बहुत से विकल्प होंगे तो उनके बीच कमाई के अंतर्निहित मौके भी होंगे। 2026 ग्लोबल फिनांस के लिए एक नया प्रस्थान बिंदु है, जहां कमाई से ज़्यादा जरूरी होगा जोखिम से बचाव। आज इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे अर्थम में किसी नए विषय के साथ। अगर आप रोजाना की खबरों के पीछे छिपे क्यों को जानना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर द वाई फैक्टर को फॉलो करिए और बोनस का ऐप डाउनलोड करिए बोनस के प्रीमियम मेंबर बनिए, ताकि आपको इन खबरों से पहले परिचय हो सके। और किताबों और इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं तो आइए टाइम मशीन पर और बुकनू पर इंस्टाग्राम पर।